जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को टोपोग्राफी किस प्रकार से बनती है मतलब स्थलाकृति, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्थलाकृति का मतलब ये होता है कि कोई भी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ जिसे बन जाती है, कहीं पर्वत बन जाता है, कहीं पहाड़ बन जाता है, कहीं घाटी बन जाती है। इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार की आकृति होती है वो बेसिकली 5 प्रकार से बनती है। कुछ टोपोग्राफी नदियों द्वारा बनती है, कुछ अंडर वाटर यानी भूमिगत जल के रिसाव द्वारा बनती है, सी वाटर समुद्र के पानी द्वारा बनती है, आइस हिमनद द्वारा, आइस मतलब यानी हिमनद बर्फ द्वारा बनती है, कुछ हवाओं द्वारा टोपोग्राफी बनती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि नदियों द्वारा टोपोग्राफी कैसे बनती है। तो जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब बात करते हैं अपक्षय क्या होती है। तो अपक्षय एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें स्थल यानी ज़मीन को या पहाड़ों को डायरेक्ट टूट फूट होती है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। और दूसरा बात करते हैं अपरदन की। अपरदन जब ज़मीन या चट्टान कोई घिस के धीरे धीरे वो उसकी आकृति में डिफॉर्म होती है तो उसे अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण वह प्रक्रिया होती है जो अपरदन या अपक्षय हुआ रहता है तो जो रवा निकलते हैं वो जाके कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं, उसे अपरदन निक्षेपण कहते हैं। मतलब रवा को इकट्ठा होने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। चूँकि जो ये निक्षेपण, अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया होती है ये नदियों के बहाव के द्वारा ही होती है, तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि नदियों में बहाव कैसे होता है। तो नदियों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो नदियों का जो अध्ययन होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है, जिन्हें रिवर कोर्स कहते हैं। रिवर कोर्स मतलब नदी की अवस्था, नदी किस अवस्था में किस प्रकार से बिहेव करती है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो जो नदियों का पहला अवस्था होता है उसे अपर कोर्स कहा जाता है यानी युवा अवस्था। जब नदी युवा अवस्था में होती है तो वो अधिक ऊंचाई पे होती है, मतलब अपने उद्गम स्थान से भी जस्ट निकली होती है नदी और उसमें बहुत तेज़ी के साथ बहाव होता है। अपक्षय और अपरदन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। दूसरा बात करते हैं कि मिडिल कोर्स में जब नदी अपने प्रौढ़ा अवस्था में आती है तो वो किस प्रकार से बिहेव करती है। जब नदी प्रौढ़ा अवस्था में आती है तो वो मैदानी भागों में चली जाती है और उस टाइम वो बस अपरदन और निक्षेपण करती है। और इस अवस्था में जो नदियों का बहाव होता है वो युवा अवस्था से कम हो जाता है। और लास्ट में जो तीसरी अवस्था होती है जिसे लोअर कोर्स कहते हैं, इस अवस्था में नदियाँ मुहाना बनाती हैं और वहाँ पे उनका जो स्पीड होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि नदियों में जो पावर यानी शक्ति जो होती है वो कहाँ से आती है। तो जो नदी जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है उसमें पावर उतना ज़्यादा होता है। पावर मतलब ये कि काटने की, अपरदन, निक्षेपण ये सब करने की जो क्षमता होती है वो जो नदी जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है उसमें उतना ज़्यादा पावर होता है। अब समझते हैं किस प्रकार से नदियों के द्वारा टोपोग्राफी बनती है। तो जब कोई नदी अपने उद्गम से निकलती है तो वो पहले क्षिप्रिका के रूप में आगे बढ़ती है। नदी जब अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ती है तो वो पहले भी आकार की घाटी बनाती है। भी आकार की घाटी में ज़्यादा जल का जमाव होने के कारण ज़मीन साइड से कटता जाता है और वो आई आकार की घाटी में
बदल जाती है। फिर उसके बाद नदियाँ जो होती हैं वो पर्वतों पे क्षिप्रिका के रूप में आगे बढ़ती हैं और आगे चल के वो झरना का निर्माण करती हैं। झरना बेसिकली जब ऊपर से कोई पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसे झरना कहते हैं। जब नदियाँ झरना बनाती हैं तो झरना के जस्ट नीचे वो अवनमन कुंड का निर्माण करती हैं। इसके बाद नदियाँ जो एस आकार की घाटी में आगे की ओर बढ़ने लगती हैं, मतलब मैदानी भागों में नदियाँ आगे की ओर बढ़ने लगती हैं और फिर लास्ट में जाके नदी मुहाना बनाती है। मुहाने पे चूँकि नदी का प्रवाह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए नदी कई शाखाओं में बच जाती है जिन्हें वितरिका कहते हैं, और अपने साथ लाए हुए मिट्टी मलबा को नदी वितरिका में ही छोड़ती चली जाती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। इस प्रकार से नदियों द्वारा जो उबड़ खाबड़ आकृति कहीं काट देती है, कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, कहीं मलबा को ले जाकर छोड़ देती है, जो आकृति तैयार होती है इसे नदियों द्वारा बनने वाली टोपोग्राफी कहते हैं।